Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Law for All. Myself Ashima Agarwal. I hope that you all are doing well. Guys, लास्ट वीडियो में हमने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सेक्शन 10 देख लिया था कॉर्पोरेट एक्ट का। ठीक है, हमने सारा उसका बेसिक देख लिया था कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या क्या कॉम्पोजिशन थी, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होता है और इस्टेब्लिश किसने किया है। ठीक है, आज हम इसके अगला देखेंगे, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ दिस अथॉरिटी। ये जो हमने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी देखी, इसमें जो ऑफिसर्स, एक्सपर्ट्स या जो भी एम्प्लॉयज़, प्रोफेशनल्स जो काम कर रहे होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है। हमने इतना देख लिया था कि अपॉइंट कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो इसके बारे में बात की गई है सेक्शन 13 के अंदर। तो देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल प्रोवाइड द सेंट्रल अथॉरिटी सच नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज एज इट्स कंसिडर नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस अंडर दिस एक्ट। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस अथॉरिटी को उतने नंबर ऑफ ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ ही प्रोवाइड करेगी जितने उनको लगता है कि ज़रूरी है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए और फंक्शंस जो एक्ट के अंदर डिफाइंड है वो परफॉर्म करने के लिए। मतलब फॉर इंस्टेंस, अगर उनको लगता है कि सेंट्रल अथॉरिटी में 20 एम्प्लॉयज़ की नीड है एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए, तो वो 20 ही अपॉइंट करेगी, 25 अपॉइंट नहीं करेगी। क्यों? ऐसा क्यों किया जाता है? क्या करने को तो वो ज़्यादा भी अपॉइंट कर सकती है, बट ऐसा नहीं किया जाएगा बिकॉज नॉलेज, एक्सपीरियंस, जो एक्सपर्टाइज होती है, इवन तो जो सैलरी एंड अलाउंसेज है उनकी वेस्टेज नहीं करनी, एक्सपीरियंस की वेस्टेज नहीं करनी होती। ठीक है, तो जितने उनको ज़रूरी लगता है वो उतने ही प्रोवाइड करती है। Second point is the salaries and allowances payable to and other terms and conditions of the service of the officers and the employees of the central authority shall be as मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब जो एम्प्लॉयज़ को, जिन पर्सनस को हमने अपॉइंट कर लिया, जो भी ऑफिसर्स, एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स या एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो भी सैलरी होगी, जो भी उनको अलाउंसेस दी जाएगी या बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस जिन बेसिस पे वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, वो पहले से ही एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब्ड होती है और ये डिटेल्स उनको अपॉइंटमेंट से पहले प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज सेंट्रल अथॉरिटी में एंगेज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशंस सच नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स ऑफ इंटीग्रिटी एंड एबिलिटी। मतलब सेंट्रल अथॉरिटी जब अपॉइंट करती है एक्सपर्ट्स को और प्रोफेशनल्स को उनके एबिलिटी और इंटीग्रिटी के अकॉर्डिंग अपॉइंट करती है और सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके, मतलब जो भी प्रोसीजर्स हमारी रेगुलेशंस के अंडर गिवन है उनको फॉलो करती है, उनके अकॉर्डिंग ही उनको अपॉइंट करती है। और उन लोगों को अपॉइंट करती है जिनके पास स्पेशल नॉलेज होती है इन द एरियाज ऑफ कंज्यूमर राइट्स, वेलफेयर, कंज्यूमर पॉलिसी, लॉ में है, मेडिसिन, फूड सेफ्टी, हेल्थ, इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट सेफ्टी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पब्लिक अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड स्पेसिफाइड एरियाज होते हैं वो एक्ट के अंदर डिफाइंड है। उनमें इन सबको एक्सपीरियंस और नॉलेज होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस और नॉलेज होगा तभी वो अपनी ड्यूटीज़ को और अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएंगे। जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी उनकी ड्यूटीज़ है जो एक्ट के अंदर डिफाइंड है, वो परफॉर्म कर पाएंगे। वो हमने ड्यूटीज़ पहले भी पढ़ी है कि यही कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, ठीक है, कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ना हो, ठीक है ना, और प्रमोट करना पब्लिक कंज्यूमर राइट्स को और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ये हमने देखा था अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयज इन द सीसीपीए सेक्शन 13। अब देखते हैं सेक्शन 14, दैट इज प्रोसीजर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। मतलब इस अथॉरिटी में, सीसीपीए में वर्किंग कैसे होती है, कैसे अपनी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म की जाती है, कैसे रेगुलेशन होती है काम की। इसमें क्या लिखा है, द सेंट्रल अथॉरिटी शैल रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड द एलोकेशन ऑफ बिजनेस अमंग द चीफ कमिश्नर एंड द कमिश्नर्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशंस। मतलब इस अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन में बताया गया है कि किस तरह से बिजनेस की ट्रांजेक्शंस फाइल की जाएंगी और किस तरह से बिजनेस को एलोकेट किया जाएगा अमंग द कमिश्नर्स एंड द चीफ कमिश्नर। एलोकेट मतलब क्या, कि ड्यूटीज ऑफ बिजनेस कैसे डिवाइड की जाएंगी अमंग द चीफ कमिश्नर एंड द कमिश्नर्स। ठीक है, The chief commissioner shall have the powers of general superintendence, direction and control in respect of all the administrative matters of the central authority। अब पहले ये जनरल सुपरिटेंडेंस कौन होता है? एक तरह से ये हेड होता है, जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में प्रिंसिपल होते हैं ना, उसी तरह से अथॉरिटी में ये चीफ कमिश्नर हमारा जनरल सुपरिटेंडेंस होता है। इस जो बाकी सारे
अथॉरिटी की वर्किंग देखती है। जैसे प्रिंसिपल स्कूल में सभी टीचर्स की वर्किंग देखती है, सारे स्कूल को रेगुलेट करती है उसकी वर्किंग को, उसी तरह से यहाँ पे अथॉरिटी में ये चीफ कमिश्नर जनरल सुप्रिटेंडेंट्स की तरह वर्क करता है। ये बाकी सारे कमिश्नर्स का, ऑफिसर्स का और एम्प्लॉयज़ का वर्किंग देखता है कि वो अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, मीन्स ही शैल हैव द पावर्स ऑफ जनरल सुप्रिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। पावर्स जनरल सुप्रिटेंडेंट्स की है और डायरेक्शन और कंट्रोल इसके पास जितने भी हमारे ये सेंट्रल अथॉरिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं उनका कंट्रोल होता है, और डायरेक्शन भी यही देता है कि किस मैटर में हमने आगे कंटिन्यू करना है, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना इन द केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। ठीक है, द चीफ कमिश्नर may delegate his power relating to the administrative matters of the authority to any commissioner as he may think fit। और ये कमिश्नर कौन हो सकता है? रीजनल ऑफिसर का कमिश्नर भी हो सकता है या कोई भी अदर ऑफिसर सेंट्रल अथॉरिटी का हो सकता है। मतलब जो चीफ कमिश्नर है, जो हमारा जनरल सुप्रिटेंडेंट्स की तरह वर्क कर रहा है, जो हेड है इस अथॉरिटी का, वो अपनी पावर्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के रिलेटेड जो उसके पास होती है वो डेलीगेट कर सकता है, मतलब अपनी पावर्स किसी और को दे सकता है। लाइक प्रिंसिपल के अंडर वाइस प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल अपनी कुछ पावर्स वाइस प्रिंसिपल को देता है। उसी तरह ये जो चीफ कमिश्नर है वो अपनी पावर्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के रिलेटेड रीजनल ऑफिसर के कमिश्नर को भी दे सकता है या किसी और ऑफिसर को भी दे सकता है जैसे उसको ज़रूरी लगता है। क्या देखा हमने कि एक तो जो अथॉरिटी है वो रेगुलेट करती है प्रोसीजर, एलोकेशन ऑफ बिजनेस और ट्रांजैक्शन कैसे फाइल करनी है, प्लस जो चीफ कमिश्नर है उसके पास जनरल सुप्रिटेंडेंट्स की पावर होती है, डायरेक्शन और कंट्रोल होता है ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। और तीसरा देखा कि जो चीफ कमिश्नर है वो अपनी पावर्स इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स डेलीगेट कर सकते हैं किसी भी और कमिश्नर को, चाहे वो रीजनल ऑफिसर का कमिश्नर हो या फिर कोई भी ऑफिसर इस अथॉरिटी का हो सकता है। ठीक है, ये देखा हमने प्रोसीजर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी कि कैसे कैसे काम होता है इस अथॉरिटी के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाती है हमारी इन्वेस्टिगेशन विंग ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, सेक्शन 15। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? टाइमली इंक्वायरी करना। ठीक है ना, ताक झाक करना है, एक तरह से ताक झाक होगी बट ये लीगल बेसिस पे होती है। ठीक है, तो ये विंग क्यों बनाई गई थी? ये विंग सेंट्रल अथॉरिटी ने खुद बनाई थी ताकि वो टाइमली बेसिस पे चेक कर सके कि इस सेंट्रल अथॉरिटी में जितने भी लोग अपॉइंट किए गए हैं एम्प्लॉयज़ की तरह, प्रोफेशनल्स की तरह, वो अच्छे से काम कर रहे हैं, सारा काम अच्छे से हो रहा है ना, कोई गलत काम ना हो रहा, कोई इलीगल वर्क ना हो रहा हो। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी शैल हैव एन इन्वेस्टिगेशन विंग हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल फॉर पर्पस ऑफ कंडक्टिंग inquiry and investigation under this act which may be directed by the central authority। मतलब सेंट्रल अथॉरिटी के पास एक कंपलसरी है कि एक इन्वेस्टिगेशन विंग होनी चाहिए। इस इन्वेस्टिगेशन विंग का हेड कौन होगा? डायरेक्टर जनरल होगा। वही बताएगा कि कौन से टाइम पे, टाइमली बेसिस पे कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करनी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट डायरेक्टर जनरल एंड सच अदर एडिशनल डायरेक्टर्स, ज्वाइंट डायरेक्टर्स, डिप्यूटी डायरेक्टर्स एंड जनरल एंड assistant director from the persons who have experience in investigation and possess the qualification in such manner as may be prescribed। डायरेक्टर जनरल तो होगा ही होगा, उसके अलावा एडिशनल, जॉइंट, डिप्यूटी, असिस्टेंट और जनरल डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट कर सकती है। उन लोगों में से अपॉइंट करेगी जिनके पास एक्सपीरियंस हो इन्वेस्टिगेशन में और इंक्वायरी में, और उनके पास नॉलेज भी हो जो कि एक्ट के अंदर डिफाइंड होती है कि डायरेक्टर्स के पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन और नॉलेज होनी चाहिए। उसी बेसिस पे इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है, मतलब डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज every additional director, joint director, deputy and the assistant director shall exercise his powers and discharge his function subject to the general control, supervision and the director of director general। मतलब डायरेक्टर जनरल तो हेड हो गया। ठीक है, इसके अलावा जितने भी एडिशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया था वो अपने पावर्स और फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, किसके कहे पे करेंगे? डायरेक्टर जनरल जैसे जैसे कहेगा उसके कहे पे करेंगे, उसके कंट्रोल के अंदर करेंगे, उसकी डायरेक्शंस के बेसिस पे करेंगे। वो अपने तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते, जो डायरेक्टर जनरल उनको करने के लिए कहेगा वो वही काम करेंगे। ठीक है, द फोर्थ पॉइंट इज द डायरेक्टर जनरल में डेलीगेट ऑल और एनी ऑफ हिज पावर्स टू द एडिशनल डायरेक्टर जनरल और द जॉइंट डेप्यूटी और द असिस्टेंट डायरेक्टर एज द केस में बी वाइल कंडक्टिंग द इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन अंडर द एक्ट। हमने यही पॉइंट ऊपर भी पढ़ा था कि जो चीफ कमिश्नर है वो अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकता है, वैसे ही डायरेक्टर जनरल भी अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकता है इन बाकी एडिशनल डायरेक्टर्स को
वाइल कंडक्टिंग एनी इंक्वायरी और द इन्वेस्टिगेशन। बिकॉज जो डायरेक्टर जनरल है वो एक है, एक ही बंदा हर जगह पे अवेलेबल नहीं हो सकता, तो वो अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकता है और कर भी देते हैं। किनको करता है? ये एडिशनल डायरेक्टर्स को, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज द इंक्वायरीज और द इन्वेस्टिगेशन मेड बाय द डायरेक्टर जनरल shall be submitted to the central authority in such form and in such manner and within such time as may be specified by the regulations। जब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है डायरेक्टर जनरल के द्वारा, तो जो डायरेक्टर जनरल है वो एक सबमिट करता है पूरी ये इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज की रिपोर्ट बना के सबमिट करता है सेंट्रल अथॉरिटी को, जिस फॉर्म में कहा गया, जिस मैनर में कहा गया और जिस टाइम पे कहा गया, वो एक्ट के अंदर डिफाइन होता है कि कब उन्होंने करनी है डिपॉजिट, किस तरह से करनी है, मतलब ई मोड में करनी है या फिजिकल डॉक्यूमेंट्स देने हैं या कौन से फॉर्म नंबर में देने हैं, फॉर्म ABC जो भी होता है, ये सारा एक्ट के अंदर गिवन होता है, रेगुलेशंस के अंदर डिफाइंड होता है, ठीक है। क्या क्या देखा कि हेड कौन होता है इसका? डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल के अलावा और भी एडिशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लिया जाता है। ये जितने भी एडिशनल डायरेक्टर्स हैं वो इस डायरेक्टर जनरल के डायरेक्शंस के कहे पे और उनकी जो भी कंट्रोल के अंदर है वो काम करते हैं। जो डायरेक्टर जनरल होता है वो अपनी पावर्स को डेलीगेट भी कर सकता है इन एडिशनल डायरेक्टर्स को, और जब इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी हो जाती है तो एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के सबमिट की जाती है सेंट्रल अथॉरिटी को, फॉर्म नंबर, टाइम और जो भी मैनर है वो हमारे रेगुलेशंस के अंदर स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। ये था इन्वेस्टिगेशन विंग ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, सेक्शन 15। नेक्स्ट इज सेक्शन 16, द पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या होता है? हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक हेड होता है, जैसे हमने एग्जांपल ली थी ना, स्कूल का हेड होता है प्रिंसिपल, वैसे ही एक डिस्ट्रिक्ट का भी हेड होता है जो सारे एक अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स है, रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स है, जो भी इन्वेस्टिगेशन या कंट्रोल के रिलेटेड मैटर्स है उनको देखते हैं, ठीक है। तो इसकी पावर्स क्या क्या है, इसको मैं आपको पहले बेसिक में बता देती हूँ कि इसमें है क्या। कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो इन्वेस्टिगेट करता है इनटू द कंप्लेंट्स अबाउट द कंज्यूमर राइट्स वायलेशन, या फिर जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होगी उनकी डिस्ट्रिक्ट या उनकी ज्यूरिसडिक्शन के विद इन, ठीक है। और इन सब चीज़ों पे जब वो इन्वेस्टिगेट कर लेता है इन कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग, वायलेशंस के रिगार्डिंग, तो उसके बाद क्या है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो एक रिपोर्ट सबमिट करता है सेंट्रल अथॉरिटी को या फिर उस डिस्ट्रिक्ट के रीजनल ऑफिसर को एज पर द सेक्शन 16। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मे ऑन अ कंप्लेंट और ऑन द रेफरेंस मेड टू हिम बाय द सेंट्रल अथॉरिटी और द कमिश्नर ऑफ अ रीजनल ऑफिसर कैन इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट इनटू द कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स matters relating to the unfair trade practices, misleading or false advertisement within his jurisdiction, and submit his report to the central authority or the commissioner of the regional officer as the case may be। ठीक है, यही था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है कंप्लेंट्स में, कंप्लेंट्स जो थे कंज्यूमर वायलेशन के रिगार्डिंग, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होगी, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होगी उनके रिगार्डिंग, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके सेंट्रल अथॉरिटी को और रीजनल ऑफिस के कमिश्नर को डिपॉजिट कर देता है अंडर द सेक्शन 16। तो ये क्या था हमारा पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। नेक्स्ट इज कंप्लेंट टू अथॉरिटी। द कंप्लेंट्स जो होती है, कोई भी कंप्लेंट है वायलेशन के रिगार्डिंग या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग, वो अथॉरिटीज, इसमें क्या है, अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू द वायलेशन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट विच आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स मे बी फॉरवर्डेड ईदर इन रिटन और इन electronic mode to any one or more of the authorities, namely the district collector or the commissioner of the regional officer of the central authority। वही जो हमने पावर्स में पढ़ा वही इसमें भी लिखा है कि अगर कोई भी कंप्लेंट है इन कंज्यूमर राइट्स के वायलेशन के रिगार्डिंग या जो भी हमने ऊपर चीज़ें पढ़ी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो इसमें क्या है, इसकी एक रिपोर्ट बना के फॉरवर्ड कर दी जाती है, राइट, या तो रिटर्न में या ई मोड में। किसको की जाती है, या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को की जाती है, या फिर कमिश्नर ऑफ द रीजनल ऑफिसर को की जाती है, या फिर सेंट्रल अथॉरिटी को की जाती है। 3 जनों को रिपोर्ट दी जाती है, या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या जो रीजनल ऑफिस का कमिश्नर है, या फिर सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, जब कंप्लेंट्स उनको दे दी जाती है वो अपने आप इन्वेस्टिगेट करके कंक्लूजन निकाल देती है। सो गाइस, आज हम इतना ही करेंगे। आज हमने बेसिक सारा देख लिया सेंट्रल अथॉरिटी के रिलेटेड, अपॉइंटमेंट, पावर्स, कंप्लेंट्स एंड एवरीथिंग। इन्वेस्टिगेशन विंग का भी देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सेंट्रल अथॉरिटी की पावर्स एंड फंक्शंस देखेंगे, जिसमें ज़्यादा कुछ नया नहीं है, वही है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड येस गाइज, ऑल्सो जो मेरा पहला इंस्टा पे अकाउंट था, पब्लिक अकाउंट था लॉ वाले चैनल का, वो मेरा बंद हो गया था, तो अब मैंने अपना न्यू अकाउंट बनाया। यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो एंड
you can ask your doubts there also. So do not forget to like, share and subscribe to my channel for more updates. Thank you.